शनिवार को पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश व वर्तमान राज्यसभा सांसद बृजलाल ने सांसद निधि योजना से कराए गए 4 कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन्होंने अपनी जन्मभूमि गुजरौलिया खालसा में सांसद निधि से ग्राम गुजरौलिया ग्रांट में गुजरौलिया खालसा के पूर्व अस्पताल एवं प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित तालाब के तीनों तरफ कटान को रोकने हेतु RRC रिटर्निंग दीवार निर्माण कार्य के साथ बड़की पोखरा के नाम से मशहूर पोखरे का सौंदर्यीकरण के लोकार्पण के दौरान उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के संघर्षों की कहानी के साथ अपने संबोधन में राजनीतिक उतार चढ़ाव व सर्विस के दौरान उल्लेखनीय उन घटनाओं पर भी चर्चा की जिसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर वे जनता के बीच लोकप्रिय हो गए और राजनीतिज्ञों की आंख की किरकिरी बन गए। लोकार्पण कार्यक्रम में अपनी जन्मभूमि के बुजुर्गों को धन्यवाद देते हुए अपने को उनका ऋणी बताकर अपने दायित्वों के निर्वहन को सौभाग्य माना है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद व पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार के बृजलाल जी ने क्या कहा। इसके साथ ही कार्यक्रम में किन किन लोगों ने संबोधन कर अपने विचार रखे करके दिखाए हैं। ये पूरा इंटरलॉकिंग रोड जो आपकी बनी है और फिर ये आपका ये जो तालाब है अमृत सरोवर है और एक अभी हरनहिया रोड पक्की रोड जो 1800 मीटर बनी है वो भी इसी गांव के लिए। और सर का कहना था कि बहुएं जो है रोड पर उतर जाती थी, नई बहुएं विदा होकर जब आती थी और पैदल अपने घर जाती थी। उस रोड को सर ने बनवाया है। बहुत बड़ी कृपा है इस गांव के लिए और हम सभी लोगों के लिए। और अभी जहां से प्राथमिक शिक्षा सर ने ग्रहण की है वहां पर भी एक सीसी रोड बनाए हैं और साथ में उस विद्यालय के विकास के लिए और आज घोषणा की है ताकि वहाँ के बच्चों के लिए, इन गाँव के बच्चों के लिए पठन पाठन का अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण मिल सके, उसके लिए भी सर निरंतर लगे हुए हैं। और उसके विकास के लिए भी अभी कुछ और फंड्स सर कह रहे थे तो दिया जाएगा। साथ में आपके जो छोटा तालाब है दूसरे वाले गांव में, उसका भी आज कल में स्वीकृति हो जाएगी, उसका भी निर्माण शुरू होगा। और आप लोग जान ही रहे हैं सर इस प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। साथ में इस समय माननीय सांसद हैं राज्यसभा से। और साथ ही आप लोग को ये भी बताना चाहते हैं कि पूरे देश की जो होम अफेयर की समिति है गृह विभाग, उसके आप चेयरमैन हैं और बड़े ज़्यादा IPS से लेकर के अन्य माननीय सांसद लोग आपके समिति में हैं, साथ में कार्य करते हैं। और जो आपका गुलामी के ज़माने से जो IPC और CRPC की धाराएं चल रही थीं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो हमारी स्वतंत्रता मिलने के बाद जिनका कोई ज़रूरत नहीं थी, उसमें काफ़ी कुछ सर ने की कमेटी ने भी सुधार किया है और पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट रखी गई जिसको आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया, पास कराया और धीमे धीमे आप लोगों के समक्ष भी वो आ जाएगा। ऐसे अपने माननीय सांसद जी का हम लोग इस ग्राम पंचायत में स्वागत और अभिनंदन करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं जैसे जो कार्य हो रहे हैं, जैसे आप लोगों का सहयोग मिला है अब तक, ऐसे भी आगे मिलता रहेगा। तो और हम सभी लोग अच्छा करके दिखाएंगे ताकि जनोपयोगी परियोजना हो और लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के लिए और पर्यावरण के लिए लाभदायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगा सर को माल्यार्पण कर और मैडम का स्वागत कराने कि शायद मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में हमको अब इस तरीके के महापुरुष इस गुजरौलिया खालसा में अगर ईश्वर की कृपा रही तो हो सकता है कोई जनरेशन नया तैयार हो
लेकिन हमको ऐसा भी कुछ दिखना नहीं रहा सर। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि आपसे आज सीख लिया गया। और सबसे बड़ी खुशी मैं गदगद हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे ही कार्यकाल में आज इस गुजौलिया खालसा में जो विकास हुआ सारा श्रेय है आपको जाता है, सारा श्रेय सर। वहाँ से पूरा गांव गदगद है कि आज माननीय जी द्वारा इस गुजौलिया खालसा में इतना अधिक विकास हुआ। पूरा गांव नहीं पूरा जिला जान रहा है कि आज आप इस गांव के लिए बहुत कुछ हम लोगों को दिए हैं। यह हमेशा मैं ऋणी रहूँगा। इसी के साथ मैं अपने ग्राम पंचायत के वरिष्ठ और हमारे पूर्व प्रधान आपके छोटे भाई परम आदरणीय नंदलाल जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि सर को माल्यार्पण कर स्वागत करें और उनको और इसी कड़ी में हमारे गुरु रहे, मैं वहीं से शिक्षा ग्रहण किया हूँ। छत्रपति शिवाजी स्मारक विद्यालय जीजाबाई नगर आदरणीय रामचंद्र चौधरी जी जो हमारे परम आदरणीय गुरु रहे, मैं उन्हीं से सीख लिया हूँ। उन्हीं की शिक्षा में चाहता हूँ कि सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और मेरे ही गांव के जगदीश चौरसिया जी, मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं देता हूँ आने की जरूरत नहीं है। और इसी कड़ी में महोदय मदराना जुनूबी के प्रधान जी आए हुए, बड़ी बेसब्री से कल से आपका इंतजार किए हैं। वो मूवमेंटो देख करके आपके भाई प्रधान जी कल बहुत रात हो गई वहाँ बाजार में। हाँ आएंगे, आपके यहाँ पूरा समय देंगे। आप चिंता नहीं। भगवान बुद्ध की इस बुद्ध की धरती पे एक भावुकता मोमेंटो दे करके आपको स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सिडको विभाग के एई साहब आदरणीय अतुल श्रीवास्तव जी, आप भी माल्यार्पण कर सर का स्वागत करें। सारा योगदान हमारे यही साहब का है निर्माण कराने। इसी कड़ी में मेरे गांव के पूर्व प्रधान रहे राम बटन चौरसिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी आए, सर का स्वागत करें। और इसी कड़ी में मेरे गांव के अभी हाल ही में सर से मुलाकात भी हुई है आपकी दिल्ली में, राम रतन चौरसिया जी, आप भी आइए और सर का माल्यार्पण कर स्वागत करिए। सामने देखिए इधर। इसी कड़ी में थोड़ा सा इधर गुजरौलिया ग्रांड के और शहीद भगत सिंह आजम इंटर कॉलेज बजहा के गुरुजी राम मूरत चौधरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर को माला पहना करके आप सर का स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे ब्लॉक के इधर से होनहार तकनीकी सहाय श्री पशुपतनाथ चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी सर को माला अर्पण कर सर का स्वागत करें। श्री ये हमारे पीडी साहब हैं जिनसे अक्सर मैं बात करता रहता हूँ। अतुल हैं यहाँ के जो इंजीनियर हैं, यहाँ के हमारे गांव के बुजुर्ग जगदीश बाबू जो हमसे बड़े हैं, नंदलाल पूर्व प्रधान, और यहाँ मदराना के प्रधान, यहाँ के हमारे ग्राम प्रधान रिंकू सिंह, और यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग नैन बाबू, हमारी भौजी, और यहाँ सब लोग जो बैठे हैं गांव के लोग। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारा गांव बड़ा पिछड़ा हुआ गांव था। जब हम पढ़ने जाते थे तो जो सड़क है गांव में गई है तो वहाँ छावनी भर कनाई रहता था, उसी में कीचड़ में करके जाते थे पढ़ने। और ये नाला जब बहने लगता था बरसात में तो उसमें तैरना पड़ता था। प्लास्टिक में कपड़ा रखे और कूद गए, उस तरफ गए तो पढ़ने जाते। मैं जब आईपीएस अफसर हुआ तभी से मेरी इच्छा हुई कि अपने गांव को मैं विकसित करूं। गांव को विकसित करने के प्रयास में रहा। पानी की टंकी लाया मैं। मुझे याद है मैं दिल्ली गया और मैं बैठा था, एक अधिकारी जो यहाँ डीएम रहे, मैंने कहा क्या काम देख रहे हैं? बोले ज्वाइंट सेक्रेटरी वाटर डेवलपमेंट। तो मैंने कहा मेरे गांव को पानी टंकी चाहिए। दूसरा, अब ये गांव बॉर्डर में नहीं था, ये नौगढ़ तहसील ब्लॉक में आता था। तो जो नौगढ़ ब्लॉक में आता था तो इसको वाटर एरिया डेवलपमेंट का पैसा नहीं मिलता। तो हमारे मित्र जीबी पटनायक प्रमुख सचिव रूरल डेवलपमेंट थे,
उनके कमरे में बैठा और मैंने एक प्रपोजल बनवाया यहाँ से, जिसमें गुजरौलिया खालसा, ग्रांट, हरनहिया, बगल में कपिया खालसा, पहुआ, इन सब को मैंने सोहरतगढ़ ब्लॉक मिलाया। और मुझे आज ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि कुछ लोग हाई कोर्ट में गए कि साहब डीजी साहब ने अपने प्रभाव से इसको दूसरे ब्लॉक में डलवा दिया। खैर कुछ होना नहीं था, हुआ, और उसी का परिणाम है कि आज ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में गांव आया और पानी की टंकी जो सप्लाई हो रही है वो उसी का है। उसके बाद जब मैं छोटा मोटा काम करता रहा, बिजली लाया गांव में, जब यहाँ बम्बई लोगों को बात करने में दिक्कत होती थी तो मेरे घर के पास टावर लगा है, टेलीफोन आया, वायरलेस टेलीफोन, इसको मैंने अभी यहाँ पर वोडाफोन का टावर लगवाया। और फिर मुझे जब सांसद होने का मौका मिला, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, ये ईश्वर की देन है। मैं तो एक पुलिस अधिकारी रहा जिसने पौने 38 बरस सेवा किया, और ये भी बड़ी गांव के लिए, सबके लिए बड़ी गौरव की बात है कि यूपी का डीजीपी होना, जिसके अंडर में 3 लाख से अधिक की पुलिस फोर्स हो, जिसके नीचे 500 IPS अफसर, उसका मुझे डीजीपी कमांडर इन चीफ बनने का मौका मिला। रिटायर हुआ, उसके बाद कुछ लोग आए, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। मुझे 5 लाख रुपए की नौकरी मिली मेरठ में, वाइस चांसलर। लोगों ने कहा जाओगे, मैंने कहा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अब लखनऊ आ गया हूँ, अपने घर बन रहा है, इसमें रहेंगे, अब मुझे 5 लाख रुपया सरकार पेंशन बहुत देती है। मैंने नौकरी वो छोड़ दी, मैंने कहा नहीं करूँगा, उतना तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलता था, 5 लाख रुपया महीना। उसके बाद जब सांसद निधि आई, शुरू में जो कोरोना था तो सांसद निधि फ्रीज हो गई थी, तो बाद में जब ये चालू हुई तो मैंने ये गांव का बड़का पोखरा, अमृत सरोवर, आप देख रहे हैं, इसके पूरे प्रदेश में तो कह सकता हूँ, देश तो नहीं कह सकता, लेकिन गांव में कहीं पूरे प्रदेश में ऐसा कोई पोखरा आपको नहीं मिलेगा, और ये सैकड़ों वर्षों की सौगात है। आज मैंने बल्ब लगवा दिया है, बिजली लगवा दिया है, पेड़ लगवा रहा हूँ, इसका सौंदर्यीकरण करवाऊंगा। सीमेंट की पीढ़ी साहब बैठे हैं, कुर्सियाँ आएंगी, लगेंगी उधर और इस तरफ, जिससे लोग यहाँ बैठें, आनंद लें, घूमें। यहाँ यहीं पर आयुर्वेद सेंटर है, वो भी मेरे द्वारा लाया गया, स्कूल है यहाँ, सेंटर भी आ गया, हैं एनएम सेंटर भी आ गया, एनएम सेंटर भी आ गया, तो ये सब इस गांव में लाए, ये बन गया। फिर ये 1300 मीटर की सड़क दी मैंने। बगिया में जाने में आप जा नहीं सकते थे, कभी ट्रैक्टर चला जाए तो 3 फीट का गड्ढा बनता था, और मैं कभी आता था वहाँ जा नहीं पाता था, तो ये सड़क दी मैंने। हरनहिया की बहुएं आती थी तो वहीं उतर जाती थी और पैदल जाती थी अपने गांव में, नई नई बहुएं, तो मैंने उनकी व्यथा को देखा, तो करीब 2 किलोमीटर 1800 मीटर है, वो मैंने सड़क दिया, जिसका मैंने उद्घाटन किया। अभी मैंने छोटका पोखरा दिया है, छोटका पोखरा का पैमाइश हुई है, कुछ दबी हुई ज़मीन थी, वो भी निकाली गई है, और उसको भी मैं इसी तरह से सौंदर्य रूप से उसका भी विकास करूंगा। उसके चारों तरफ सड़कें होंगी, जो उसकी बने होंगी, टाइल्स की सड़क होगी, पश्चिम तरफ रैंप होगा, सीढ़ियाँ होंगी, क्योंकि वो तालाब इतना खूबसूरत था हमारे समय में, पानी इतना शीतल रहता था, पानी कभी कम नहीं होता था, उसी में, हाँ, उसी में नहाते थे, पानी ख़त्म नहीं होता था। और उसको मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसको कूड़ा घर बना दिया गया। सही ऐसा हुआ, कूड़ा घर बना। अरे ये तालाब, ये जीवन दायिनी है। जब ये तालाब में पानी होता है तो आपके पानी का लेवल ऊंचे उठता है। नहीं कहते हो नहीं कि भैया पंपिंग सेटवा पानिया नहीं पकड़त है, इसलिए नहीं पकड़त है कि जो है पानी का लेवल, किनारे किनारे जब घाव बसा तो लोग मिट्टी निकाल करके घर बनाए, वो तालाब बना, और आज लोगों ने तालाब पर कब्जा कर लिया है। अभी यह देखा मैं मटखन्नवा, उसमें घुस करके देखा कब्जा होने के प्रयास, मेरी नजर पड़ी। अभी मैंने थाना जज से कहा हटाइए इसको। तो इसको अब आपका कर्तव्य है। छोटका पोखरा बना रहा हूँ,
वहाँ से जो सड़क गांव को गई है उससे वहाँ तक सड़क दे रहा हूँ बढ़िया, जिससे यहीं से लोग दंदनाते हुए चले जाएं डिघवार बाबा का स्थान, और चारों तरफ अच्छे वृक्ष और लोग सुबह वहाँ घूम सकें पक्की सड़क पर उसके किनारे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन एक अनुरोध है कि कृपा करके गांव के लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। पूजा का फूल हो, घर के पास कहीं गड्ढा बना लो उसमें डाल लो, कभी तालाबों में मत डालना कभी भी, या मिट्टी में गाड़ दीजिए, जहाँ शुद्ध जगह हो वहाँ गाड़ दीजिए। सर उसके लिए आरआरसी सेंटर आ गया, कूड़ा घर अलग से। चलिए, नहीं वो मान लो पूजा है तो उसमें कूड़ा घर में नहीं डालेंगे, तो मिट्टी में खोद कर डाल दीजिए, लेकिन कभी पानी मत फेंकना। ये आपकी ये सौंप रहा हूँ, और ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। इस मिट्टी में पैदा हुआ तो ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। कितना मैं गांव पर खर्च कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, ये ऋण है, मेरे पितरों का ऋण है, गांव में हमारे बुजुर्गों का ऋण है जो दुनिया में नहीं है। आज वो भी स्वर्ग से देख रहे होंगे कि आज उनके यहाँ अमृत सरोवर बन रहा है, उद्घाटन हुआ, छोटा पोखरा का भी कायाकल्प होगा, और इस गांव को मैं एक आदर्श गांव बनाऊंगा। मेरी योजना ये भी है कि यहाँ पर एक गौरैया का कॉलोनी बनाऊं, एक टावर बना करके कम से कम 400-500 गौरैया के घोंसले उसमें बने रहेंगे, और उसमें चिड़ियों की चहचहाट होगी, यहीं पानी पिएंगी। लखनऊ अपने घर में मेरे यहाँ 100 से ज़्यादा गौरैया रहती हैं, पणखी हैं दर्जनों, बुलबुल हैं, और मैंने जो पपीता लगाया आजकल उसको कोयल खा रही है और बुलबुल खा रही है। तो मैंने चिड़ियों के लिए इंतजाम किया है, 12 महीना उनके लिए दाना रखता हूँ, पानी रखता हूँ, वो आशीर्वाद देती हैं। तो आज गांव के लोग हैं, मैं यही अनुरोध है, ये धरोहर को संरक्षित करो, सुंदर बनाओ। देखो पेड़ पौधा कहीं मुरझाए ना, बकरी चर ना जाए, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। और अभी तो और मुझे बहुत कुछ करना है इस गांव के लिए। अभी पश्चिम तरफ उत्तर तरफ विकास बाकी है, उसको मुझे करना है। तो इस गांव को ऐसा बना दूंगा कि लोग प्रदेश में नहीं देश में जानेंगे गुजरौलिया खालसा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं मध्यनगर गया था, यहाँ मैं 17 नवंबर 1960 को पहली बार स्कूल गया था, यहीं से मुंशी ईमानदार पकड़ ले गए थे। आज मैंने वहाँ एक सीसी रोड दिया, उसका उद्घाटन किया हूँ। अभी वहाँ के अध्यापकों ने कहा कि साहब यहाँ अंदर जो कैंपस है पानी भर जाता है, हमारी मोटरसाइकिल आने में स्लिप करती है, तो मैंने फिर अभी पीडी साहब को कहा है, मैंने फिर प्रोजेक्ट दिया है कि उस जितने क्लासरूम हैं चौड़ा बिल्कुल जो है रोड, टाइल्स का रोड बनेगा, बच्चों को देखें। और बच्चों के लिए पार्क का भी मैंने उस स्कूल के लिए अभी देखा हूँ, अभी उसको किया हूँ। कल मैं बजहा में था, रामपुर में था, वहाँ के अध्यापक ने कहा साहब यहाँ बेंच नहीं है, तो मैंने 6 लाख रुपया अभी उनको बच्चों के लिए, बच्चों के बैठने की बेंच के लिए दिया है। यहाँ बेंच है कि नहीं? नहीं बेंच है, नहीं है सर, नीचे ही बैठते हैं यहाँ पे। नीचे बैठते हैं? हाँ नीचे बैठते हैं, चूँकि क्लास एक निवेदन और करना चाहते थे हम। हाँ। 100 सर स्मार्ट क्लास आए हैं जिले में, सब शिक्षा अभियान के द्वारा बेसिक से। तो अगर सर आप निवेदन हो जाए तो हमारे यहाँ भी स्मार्ट क्लास हो जाए। क्या चाहिए उसमें? स्मार्ट क्लास में सर पूरा क्लीन कंप्यूटराइज होता है, उसी से बच्चे पढ़ते हैं। चलो अच्छा है, प्रोजेक्टर चलो वगैरह। अच्छा है। उसमें कोई बिल्डिंग की जरूरत है नहीं? बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग उसी में set देखिए, कर- कुर्सी मेज ना हो जी कुर्सी में नहीं है तो उसको स्वीकृत कर देते हैं उसमें, जिससे ताली बच्चों बजाइए के भाई बच्चों के लिए। बढ़िया कुर्सी में जो है कुर्सी। सर एक तो झूला लग जाए। झूला तो लगाएंगे ही, जो जगह है हाँ जगह है सर, तो ओपन जिम बना दीजिए मेरे स्कूल में, जगह है, हाँ जगह। बना देंगे ओपन जिम, एक एस्टिमेट पे बना दीजिए ओपन जिम। बेंच और और एक जितनी मैं जगह है फुल्ली, उसमें जब पानी आता है ना तो अपने साथ गंदगी लाता है, इधर से पानी आता है, तो वहाँ पर एक होता है सिल्ट कैचर, वो बना दिया जाता है गड्ढा पक्का, और एक लगा दिया जाता है जाली, बन गया है, जाली लगना बाकी जाली लगना है, इससे फिल्टर हो करके कोई जलकुंभी आए तो उसी में, तो इसलिए कृपा करके करवा देंगे। इसको बना दीजिए, और बन करके तब आपका, मैंने कहा तब इनका पूरा पेमेंट दीजिएगा, बना लेकर। दूसरा, जलकुंभी मत होने दीजिए,
जलकुंभी 1775 में आया था अपने देश में। गवर्नर जनरल थे कलकत्ता के, उनकी पत्नी को बड़ा फूल पसंद आया कि बड़ा बढ़िया बैगनी रंग का फूल है, तो वाटर हाइसिंथ के नाम पर वो लाई। हमारे यहाँ कहा जाता है मिर्जा बाबा ले आए थे। मिर्जा बाबा गए पंजाब, उन्होंने देखा बड़ा अच्छा खूबसूरत पत्ते हैं, फूल निकल रहा है, तो वो अपने झोरम ले आए और डाल दिए। आज जलकुंभी ने हमारे तालाबों को बर्बाद कर दिया। इतने मंगूर होते थे, इतनी मछली होती थी, सब पश्चिम के गढ़ हम लोग नहाते थे, हम भी नहाए हैं। लबदहिया पतासी वो रहे। और गोगा बाबा भूज, जब भूज उजले भूजा तो अभी कटिया लेकर बाप बेटे बेचन वो बैठ जाए। और अपना हमने देखे बमला बड़ा बड़ा बक्काम, उसमें पकड़ते थे मंगूर, कन निकलती थी। तो मैंने वो सब देखा है। अभी मेरी एक पुस्तक आएगी, मेरी आत्मकथा, तो मैंने इस गांव का पूरा वर्णन उस पुस्तक में किया। मेरी 9 किताबें आ चुकी हैं, लिख चुका हूँ, 10वीं हमारी आत्मकथा है। तो मैंने पूरा लिखा है गांव में कैसे था। हमने वो भी लिखा है, जगदर बाबा जो डी बधाए थे, बहुत पुराना लिखा है। जगदर बाबा बहुत पुराना जाकिन को ले आए थे। तो चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत बहुत मैं सबको प्रणाम करता हूँ। खास कर हमारे पुरखे, हमारे इस गांव के हमारे बुजुर्ग जो दुनिया में नहीं हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी आत्मा भी हम लोगों को आशीर्वाद दे। और अंत में एक चीज, अतिक्रमण मत होने दीजिएगा, नहीं तो उसको तो हम हटा देंगे। सर बहुत अतिक्रमण तो बहुत है। नहीं, उसको हम हटा देंगे। अब ऐसा है, मैं अभी मेरे 3 साल सांसदी खाए, और आगे क्या होता है वो ईश्वर जानता है। तो इस गांव में कोई चीज में नहीं होने देंगे। और आगे तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि भारत का प्रथम मानचित्र में हमारा गांव का नाम राष्ट्रपति के लिए आप जाएं। दूसरा, इस गांव में मैं दारू पीकर हंगामा नहीं होने दूंगा। सर यही सबसे बड़ी प्रगति। मैंने सुना है, मैंने कहा कृपा करके मुझे फोन कर दे। थानाध्यक्ष हैं, थानाध्यक्ष जरा बुला लीजिए। चिलिया थानाध्यक्ष लिया, थानाध्यक्ष आ जाए, निकल लिए। नहीं यस्सो साहब, कृपा शंकर निकल लिए। बैठो। थानाध्यक्ष कहाँ है? अरे तुमको कहीं कोई भेज थोड़ी ना, बैठो तो भैया आइए थानाध्यक्ष। चलिए, जय हिंद। ऐसा है, इस गांव में दारू पीने वाले, ठीक है, हम दारू पीना नहीं रोक रहे हैं, लेकिन ये हुआ था, मैंने सुना अंदाज ना हो कि दारू पी करके और सड़क पर बैठ गए और दारू पिए बैठे हैं गरिया रहे। एक सज्जन और थे मेरे बगल में पड़ोसी, वो दारू पीने तो छत पर चढ़ के गाँव भर को गाली थे। कुछ लोग यहाँ पियेंगे गाली और झगड़ा करेंगे। यहाँ अपने बीट कांस्टेबल को तुरंत खबर करिए, उठा करके बंद कर दीजिए, कम से कम 15 दिन जेल में रहे। हाँ, तो करके उनसे सीएम साहब से बात करके कम से कम 10-15 दिन जेल में रहें। लेकिन हंगामा इस चाचा क्या होना पिया चलो जो पियेंगे उनकी बात कर रहा हूँ। जो पियेंगे हंगामा करेंगे उनको पकड़िए, तो कम से कम 10-15 दिन जेल में रहें। उसके बाद आए, मुकदमा चले उसके बाद, क्योंकि गांव के बर्बाद नहीं होने। गाली दें लोगों को, दारू पी के चंपापुर चौराहे पर हंगामा करें, वही अड्डा है चंपापुर चौराहा। तो जरा बीट कांस्टेबल को सतर्क कर दीजिए, जैसे हो तो पकड़ करके और अंदर। थैंक यू। ब्रिजलाल, जिसने अपने नाम को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि समूचे देश में रोशन किया, तब जबकि सर्विस में रहते हुए और अब राज्यसभा मेंबर होने के बाद अपने गांव में पहुंचा है वसई। उस शख्स ने राज्यसभा मेंबर के हैसियत से जो कुछ किया अपने ग्राम सभा के लिए, उनसे जानते हैं उनकी जो यादें जुड़ी हैं अपनी माटी से। ब्रिजलाल जी, आप अपने गांव में हैं, जहां आप पैदा हुए, बढ़े, यहीं से शिक्षा ग्रहण किया। आपने कब स्कूल का मुंह देखा? अभी आपने बताया कोई मास्टर साहब आपको पकड़ के ले गए थे स्कूल पहली बार, कुछ यादें?
सबसे पहले मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय के अध्यापक कितने मेहनती थे, कितने जागरूक थे, कर्तव्यनिष्ठ थे कि वो गांव में जाकर के बच्चों को पकड़ कर ले जाते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए। एक नारा लगता था, अंगूठा लगाना पाप है। तो उस परिस्थिति में 17 नवंबर 1960 को मुंशी ईमानदार, जो चौथे पांचवें लड़के बड़े बड़े होते थे, तो आए और मैं भी उस दिन पकड़ लिया गया था। उस दिन था बृहस्पतिवार बीफे। मैं रो रहा था, स्कूल ना जाना पड़े, इतना ना जाना पड़े, और मेरी माँ, मैं पकड़ करके अपनी अम्मा को रो रहा था। तो मेरी माँ ने कहा, वो द्रवित हो गई, कहीं नहीं अमर साहब आज बीफे, हमारा खराब दिन है, आज ना ही जाए। तो गुरु जी ने कहा, माता जी इनको घर से निकालो, पश्चिम की तरफ रुक गई दो, तब निकाल दो तो वो दूर हो जाएगा। तो मेरा पहला दिन स्कूल था मध्यनगर, 2.5 किलोमीटर तो होगा ही हमारे ख्याल से यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग बच्चे कोई सीधे जाते थे मेड़ पर दौड़ते हुए, एक ठो जंघिया पहने, एक ठो कमीज और पटरी लिए हुए काठ की। तो वहाँ से मैंने, आम और महुआ पेड़ था, उसके नीचे मैंने पढ़ाई शुरू किया। और वहीं से मैंने सन 65 में 5वां पास किया था, जिस स्कूल में मैंने अभी सीसी रोड दिया है, और कुछ और प्रोजेक्ट मैंने वहाँ किया है उस स्कूल में। शिवपत इंटर कॉलेज, जहाँ जी आपने हाँ, बिल्कुल वही। कक्षा 6 से लेकर के इंटरमीडिएट तक की परीक्षा जी हाँ पास की, पढ़ा भी। कोई ऐसे गुरुजी जो आपको मारे हो हाँ, पढ़ाई के लिए, उनका नाम? बिल्कुल ऐसा है। मैं इतना तेज था कि कभी मुझे टीचर मारते नहीं थे, लेकिन वो मारने का भी किस्सा बता दूं। एक राम दुलारे बाबू थे, अंग्रेजी के अध्यापक थे। तो उन्होंने सबको खड़ा किया, बोले तुम कभी नहीं मार खाए हो, ये ना कहो कि कभी मार ना खाए, तो गलती कोई ने कहा हाथ आगे करो, तो मैंने कर दिया, तो उस पर मारा, कि जिससे ये ना हो कहने को कि हम मार नहीं खाए। तो साहब मैं यहाँ गया अपने गांव से, सोहरतगढ़ हमारे ख्याल से कितना किलोमीटर दूर होगा, 16। तो मैं नंगे पांव जाता था और नंगे पांव आता था। एक कमीज, एक पजामा, अंदर बनियान भी नहीं थी। साइकिल भी आपके पास नहीं थी? साइकिल नहीं थी, नंगे पांव। सिमरिया से होते हुए पैदल जाते थे? पैदल सीधे जाते सिवान? थे, यहीं से होते हुए चंपापुर, होते हुए चिलिया, और चिलिया से होते हुए वहीं से, और गर्मी में सीधे अड़बड़हा जो है ना, मेड़ी पर से दौड़ते सिमरिया होते ही जाते थे। तो मैंने 10वां पास किया सन 1970 में। तो मेरे यूपी में रैंक आई 43वां। अब ये गरीब घर का बच्चा जो नंगे पांव ढेबरी की रोशनी में पढ़ा हो, 43वां रैंक आया। तो मुझे स्कॉलरशिप मिली, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। मैंने दलित स्कॉलरशिप कभी नहीं लिया है, क्योंकि हम उस कैटेगरी में आते थे। तो 60 रुपया मिला, मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। वो मैं सब पैसा अपने माँ बाप को दे देता था। तब एक हवाई चप्पल मिल गया, तो मैं 11वां 12वां हवाई चप्पल मांगे जाता था। 12वां मैंने सन 72 में किया, और मेरी रैंक आई यूपी में 10वीं। बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ 30-40 लाख लड़के बैठते हों, और गांव का लड़का जिसका कोई गाइड ना हो, कोई बताने वाला ना हो। घर में बिजली की बात अलग, लालटेन भी नहीं था। बाद में लालटेन 12वें में आ गया था। तो उस हालात में नंगे पांव जा रहा है, आ रहा है। फिर 11वां 12वां भाई चप्पल मिल गया था। जब मेरी 10वीं रैंक आई, मैं IAS IPS कुछ नहीं जानता था क्या होता है। तो राजा साहब सोहरतगढ़, उनको प्रणाम करता हूँ, आप दुनिया में नहीं है। जब वो आते थे लखनऊ, तो जरूर मेरे घर आते थे। मैं भी जब जाता था तो उस कोठी पर जरूर जाता था उनको चरण छूने। उन्होंने कहा, बेटा ना जा पाओ तो हमारा डिग्री कॉलेज है, BSc कर लो, B.Ed कर लो, हम आपको लेक्चरर रख लेंगे। फिर हमारे गुरु जी अभी जिंदा हैं, सरबजीत सिंह जी, मेरे केमिस्ट्री टीचर थे। बेटा तुम इलाहाबाद चले जाओ। SJ सिंह जी ने, SJ सिंह के नाम से? SJ सिंह जी, हाँ जी हाँ। तो ये हुआ कि मैंने कहा, मैं तो गोरखपुर नहीं देखा हूँ, केवल सोहरतगढ़ देखा, गांव देखा, और तो कुछ देखा नहीं मैंने। तो मैं कैसे जाऊंगा। बहरहाल किस तरह से फॉर्म आया। मेरे माता पिता ने 2 पैंट बनवाया, 2 कमीज, एक प्लास्टिक की सैंडल, एक घर में छोटी सी थाली थी, एक फूल का गिलास था, एक छोटा सा इकलौता बक्सा था घर में। उसको ले करके मैं चिलिया बैठा, गोरखपुर गया। वहाँ से त्रिवेणी एक्सप्रेस चलती थी, इलाहाबाद पहुँचा। 28 जुलाई 1972 को मेरा एडमिशन हुआ था BSc में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी, जो केंद्रीय मंत्री रहे, BJP के अध्यक्ष रहे, वो मेरे गुरु हैं। मुझे फिजिक्स पढ़ाया उन्होंने। अच्छा।
तो मैंने 74 में वहाँ बीएससी किया। मेरे पास वहाँ पे गर्म कपड़ा नहीं होता था, केवल मैं पैंट शर्ट पहने हुए, चाहे जाड़ा चाहे गर्मी बरसात, वहाँ भी जाता था। तो मेरी बीएससी में 6वीं रैंक आई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का मट्टा पर हूँ। उसके बाद देखा यहाँ तो कलेक्टर बन जाते हैं, कप्तान बन जाते हैं, मैं भी बन जाऊँगा। तो बीएससी के बाद घर आया, माँ बाप से कहा मैं जा रहा हूँ, जब तक कुछ कर नहीं लूँगा तब तक घर नहीं आऊँगा। मैं चला गया। मेरी हैसियत नहीं थी अखबार खरीदने की, तो मित्रों से अखबार आए, उससे मैं नोट बना लूँ। तो मैंने मैथमेटिक्स इसलिए लिया, हमारे यहाँ क्रेज था एमएससी फिजिक्स का। तो मैंने कहा तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो मैं कंपटीशन तैयारी नहीं कर पाऊँगा, और अगर एमएससी करते करते नौकरी नहीं किया तो मुझे पढ़ाएगा कौन। तो मैंने वो करके मैथमेटिक्स लिया। 120 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था। तो 76 अप्रैल में मैंने एग्ज़ाम दिया एमएससी फाइनल। घर नहीं आया, सब लोग चले गए। जून में दे दिया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसके डीएफओ बनते हैं। जुलाई में रिजल्ट आया, मेरा फर्स्ट क्लास एमएससी बरकरार रहा। फिर घर नहीं आया। अक्टूबर 76 में सिविल सर्विस दिया, और मेरा केवल ऑप्शन था आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। मैं कलेक्टर नहीं बनना चाहता था, तो केवल एक ऑप्शन दिया आईपीएस। और उसके बाद नवंबर 76 में मैं ठीक 22 बरस का हुआ था, और मैं आईएफएस हो गया। मैं देश में सेकंड यंगेस्ट था, ठीक 22 बरस का, 90 लोगों में देश में सेकंड यंगेस्ट था। फिर फॉरेस्ट एकेडमी से बुलावा आ गया देहरादून, वहाँ चले गए। 4 महीना 11 दिन वहाँ रहे। फिर आईपीएस हो गए। उसके बाद वहीं से 11 जुलाई 77 को इस्तीफ़ा दिया, 12 जुलाई को मसूरी। तो इस तरह से हमने पौने 38 बरस सेवा की। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ वो प्रदेश का डीजीपी होगा। 4.5 साल में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, एसटीएफ, एटीएस, गवर्नमेंट का प्रवक्ता, उसके बाद डीजीपी रहा। अखिलेश जी आगे 2012 में मुझे हटा दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री का ये हक होता है। बात यहाँ थोड़ी बीच की हम कर रहे हैं। जी हाँ, आतंकवादियों से अपनी जान को हथेली पे लेके आप लोहा लेते रहे। हाँ। मेरठ में सुखविंदर सिंह जिंदा के फूफा, हाँ, उसको हरजिंदर सिंह जिंदा, वो मैंने पीलीभीत में किया था। फिर अच्छा, हाँ, मुझे सूचना मिली कि वो सबसे बड़ा आतंकवादी था जिसने जनरल वैद को मारा, जो आर्मी चीफ हमारे थे। तो मुझे सूचना मिली, तो ऊंचाई से जाना था नीचे, तो वहाँ दिखाई पड़ जाता था। तो मैं सरदार बना, नकली दाढ़ी बनाई, पगड़ी बांधी, ट्रैक्टर खुद चलाया, और ट्राली में हमारी फोर्स, जिससे वो समझ न पाए कि फोर्स आ रही है। और मैंने उसमें रघुवीर सिंह, जो जिंदा का फूफा था, उसको गिरफ्तार किया सेल्फ लोडिंग राइफल के साथ। और उसके बाद जो हमारा वहाँ अभियान चला आतंकवादियों के खिलाफ, इन्होंने सितंबर 1987 में हमारे 2 सिपाही मार दिए। मेरे डीजी थे मरहूम राजनाथ गुप्ता जी, सन 54 बैच के, जब मैं पैदा हुआ उस साल। तो मैंने उनसे कहा सर मैं पंजाब जाऊंगा। तो बोले अंग्रेजी में, आई डोंट वांट माई आईपीएस अफसर टू बी किल्ड। मैं नहीं चाहता मेरा आईपीएस अफसर पंजाब में मारा जाए। मैंने कहा सर अगर डर होता तो वर्दी नहीं पहनता, फिर तो आईएएस बन गया होता। तो मेरे एडिशनल एसपी 6 डीएसपी मैंने बुलाया, जो डरेगा वो नहीं जाएगा। तो कोई नहीं गया। तो मेरे 2 दरोगा, महेश शर्मा, वीके त्यागी, 10 लड़के पीएसी के, तब ना AK-47 थी ना कार्बाइन थी, पीएसी के सलार थी। और मैंने आतंकवादियों से आर्म लाइट 15 रिकवर किया था। केवल फाइटर में 10 सिपाही, मैं, 2 दरोगा, 13 लोग, 2 ड्राइवर। मैं पंजाब में घुस गया अक्टूबर 87, और वहाँ से उठा लाया था। 10 दिन मैंने रेड किया, और उसके बाद उन्होंने मैं हिट लिस्ट में रख लिया। 3 बार उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने का प्लान बनाया, तो मैं उनके हाथों उससे बचता रहा। उसके बाद मुझे 25 आदमी की सुरक्षा रही 96 तक। उसके बाद जब मैं प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर बना, और उसके बाद एसटीएफ का मैं फाउंडर चीफ हूँ, एटीएस का। मेरे पास एसटीएफ, एटीएस, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, और आप लोगों को डेली में ब्रीफ करता था, प्रवक्ता। 4.5 साल रहा, फिर डीजीपी बना। तो एक कहानी और आपसे जोड़ती है पीछे आपके अतीत में। तब जबकि वीर बहादुर सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने लखनऊ में एक सेक्स स्कैंडल को सर्च आउट किया था। वो क्या थी कहानी? ऐसा था, वो 6 स्कैंडल था ऐसा
कि उसका नाम तो लेना उचित नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट और तमाम बड़े लोगों को सप्लाई होती थी। तो शांतनु मुखर्जी मेरे डिप्टी एसपी आए, यंग डिप्टी एसपी, तो मैंने उसको बनाकर भेजा बाबू साहब बालमऊ। तो बाबू साहब बालमऊ बनकर गए, रिकॉर्डर जेब में रखा, कोड था लड़कियों का फाइल। तो उन्होंने कहा फाइल, तो बोले फाइल देखिए, तो लड़कियां दिखाई गई। बोले कि हाँ साहब, और मैं ले जाऊंगा, कितना रेट होगा? बहुत ज़्यादा रेट बनाएगा। बोले कोई बात नहीं, हमें अपने मित्र हैं वो भी। और उसके बाद मैंने वो रेड किया था, उसमें गिरफ्तार हुई वो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी जो रैकेट चलाती थी। और उसके बाद उसका बहुत हंगामा हुआ, बड़ा अच्छा हाँ, वो मामला बड़ी सुर्खियों में आया था और आपने मीडिया को स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं गरीब परिवार से हूँ, लोग मुझे खरीदना चाहते हैं। जी जी, तो ऐसा तुम लोग पास पैसे तो बहुत होते हैं, ईश्वर कृपा से उसका दाग मेरे दुश्मन भी मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। कहानी समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान करते हैं, जो सुर्खियों में आई। आप बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। शिवपाल यादव जी को जी हाँ, जी हाँ, मैं आपने अपने ही एक बताहत कर्मी के साथ जाति करने का सजा दिया था और घसीटते हुए आप लाए थे, ऐसा था। उसका जिक्र करें। वो दिन था 18 दिसंबर 1989। मुझे गृह मंत्रालय में बुलाया गया, मेरे होम सेक्रेटरी थे एक रस्तोगी। उन्होंने कहा ब्रजलाल जी, आप अपने बैच के पहले एसएसपी हों, आपको बधाई दूं या सद्भावना व्यक्त करूं, आप मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के जिले में जा रहे हैं एसएसपी। तो मैंने कहा साहब मेरी वर्किंग आप जानते हो, मैं वही करूंगा जो सही होगा, मुलायम सिंह से मेरी मुलाकात नहीं है। लखनऊ का मैं सार कप्तान था, मेरी तेज तर्रारी छवि वो जानते हैं, लेकिन वो हमारी तेज तर्रारी कहीं और इस्तेमाल करना चाहेंगे और जो मैं नहीं करूंगा। मैं मुलायम सिंह जी के पास गया, मैंने कहा सर मुझको मत ले जाओ, आपको दिक्कत होगी। नहीं माने, गए। और मैं केवल पहले दिन के बाद बता रहा हूँ किस हद तक ये निकृष्टता पर गिर सकते हैं। एक बाबू दर्शन सिंह यादव थे जिनके 35 भट्ठे 7 राइस मिल थे, जिन्होंने मुलायम सिंह परिवार को पाला, जो क्रांति रथ पर चलते वो सब बाबू दर्शन सिंह का। लेकिन परिवार बाद में 1989 में उनको ब्लॉक प्रमुख, उनको जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बनाया, राम गोपाल जी को बना दिया, जो सबसे पहले परिवार देखते थे। और जब मुख्यमंत्री बनाने का आया तो अपने भाई को नहीं बनाया, अपने बेटे को बना दिया। 25 उस घर में लाल बत्तियां, मंत्री 5-5 MP और क्या क्या सब आप सब जानते हैं। उसके बाद उस दिन जब मुलायम सिंह जी दोपहर बाद 18 नवंबर पहली बार 89 में गए, तो शिवपाल ने एक स्कूल था उसमें आग लगवा दिया। और उसमें दर्शन सिंह के, जिनके 35 भट्टे, किसका मुकदमा कायम किया गया? डकैती का। सुबह सुबह 8 बजे आए, लूट लिए स्कूल को, कमरे को लूट लिए और आग लगा दिया। 20 दिसंबर को मैं पहुंचा, माननीय मुलायम सिंह जी थे, वर्दी पानी गया, जय हिंद सर। अरे एसएसपी साहब आप 2 दिन बाद आए, गाली देकर कहा लूट लिया, आग लग, गिरफ्तार करिए। मेरी 13 साल की नौकरी थी। मैंने कहा भाई जिसके 35 भट्ठे हों, 7 राइस मिलों, हो जाएगा डकैती करने, वो भी सुबह सुबह। मैंने कहा सर जरा मौका देख लूं तब देखूंगा। तो कभी नहीं सुनना चाहते, जिनकी आदत रही और जो लोग उनके लिए करते थे, उनके चेहरे पर अलग सी कड़वाहट। मैं गया, देखा झूठा, मना कर दिया। और उसके बाद एक घटना और हुई थी, मेरी किताब आ गई है इटावा फाइल्स, उसको पढ़िएगा। तो उसमें मैंने शिवपाल जी को लॉन्च किया 8 जनवरी 90 को, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन का चुनाव। वो सोचते थे मेरा भाई मुख्यमंत्री, कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन हाकिम सिंह यादव खड़े हो गए। पुराने कांग्रेसी थे, पुराने, वो कई बार बैंक के अध्यक्ष रहे। तो शिवपाल ने उनको, उनके आदमियों को तहसीलदार की कोर्ट में पीटा, तहसीलदार की फाइल फाड़ दी, किसी पुलिस अधिकारी को भी बता रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। और उसके बाद अपने को अनअपोज डिक्लेयर कर लिया। और हाकिम सिंह यादव उनके लोगों पर उल्टा एक सरकारी काम में बाधा डालने का फर्जी मुकदमा कायम कर दिया। मैंने गिरफ्तारी नहीं की। डीएम हमसे बोले भाई गिरफ्तारी नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो मैंने कहा तुम भाई तहसीलदार से पूछ लो अपने क्या हुआ। कर 2 दिन बाद हर हफ्ते आते थे। मैं गया, मुझे उनके शब्द आज भी याद है। बोले मैं जानता हूँ वो केस झूठा है, लेकिन सालों की हिम्मत हो जाए मेरे भाई का विरोध करें और आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैंने झूठे केस में गिरफ्तारी नहीं होती सर। तो वो समय मैं 10 दिन में टॉकिंग टर्म पर नहीं रहा।
अब आ जाइए शिवपाल पर। वो दिन था, मुझे डेट याद रहते हैं, 8 अप्रैल 90। राम गोपाल जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई साहब शिवपाल ने अपने आदमियों के साथ एक गरीब यादव मास्टर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आप मदद नहीं करोगे तो कल जो है पूरा कब्जा हो जाएगा। मैंने कहा भेजो, मैं परिवार का हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और मैं राम गोपाल जी की तारीफ करता हूँ। जब सीआईडी की जांच आई तो उन्होंने मेरे पक्ष में जवाब दिया कि हाँ मैंने कहा था। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो आदमी कम से कम। उसके बाद दूसरे दिन शाह आलम खान मेरे थानाध्यक्ष थे सिविल लाइन हरदोई कराने वाले, वो गए 22 को पकड़ लाए। फिर सैफई गांव के प्रधान, उनका नाम भी दर्शन सिंह यादव था, जिसको अखिलेश ने जस भारती दिया, वो 3 लोगों के साथ गए। और जैसे उस समय दबंगई थी, लोग गए थाने घुस करके, छोड़ इन सबको। उसने कहा भैया मैं कौन आप हैं? बोले मैं बताऊंगा कौन है तो तू वर्दे में पेशाब करने लगेगा। और उसको झापड़ मार दिए शाह आलम खान को। शाह आलम खान ने 22 से 3 और 25 को बंद कर दिया। फिर किसी ने बताया शिवपाल को कि जाओ, अब तो घर की इज्जत चली गई, चाचा भी बंद हो गए। फिर शिवपाल ने 100-150 आदमी राइफल बंदूकों के साथ डकैत की तरह, आतंकवादी की तरह थाने पर हमला किया। थानाध्यक्ष चेयर बैठा, उसको खींच करके पीटा गया, जमीन पर डाल करके लात घूंसों से पिटाई और सब मुलजिम छुड़ा कर ले गया। जब ये घटना होती है, जब मैं पहुंचा तो पिटा हुआ मुझे दरोगा खून से लथपथ मिला। और तब तक हमारे डीआईजी, वो एसपी थे, उनको डीआईजी बना दिया था माननीय मुलायम सिंह ने, जयेश घुंगेश। वो सीधे आने के बजाय डाक बंगले पर दरोगा को देखने घायल शिवपाल के घर गए। और जो मुलजिम छुड़ा लिए गए थे, 4 से फर्जी मुकदमा थानाध्यक्ष पर कायम करा दिया। क्या? मेरी घड़ी छीन ली, मेरा चेन छीन लिया। जो सड़क छाप मुकदमे रात में 12 बजे डाक बंगले पाए। बोले ब्रजलाल जी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शिवपाल जी को आज ही क्लीन चिट दिया जाएगा और शाह आलम खान को जेल भी दिया जाए। मैंने कहा व्हाट? जिस थानाध्यक्ष ने सही काम किया पा रहे, बोले मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा है। तो मैंने कहा जब तक मैं एसएसपी हूं तब तक ना आप कर पाओगे और ना मुख्यमंत्री कर पाएंगे। उसके शाह आलम खान बुलाए गए। पिटा हुआ दरोगा जैसे अपने सुराई किया, शिवपाल कहने वो शिवपाल थाने नहीं आए। बोले साहब वही आए, तो मैं कैसे झूठ बोलूं? बोले ऐसा सच बोलने से क्या फ़ायदा जिसके खुद के हाथ पांव कट जाएं। उसके बाद बड़ा इमोशनल हो गया वो लड़का। उसके मुंह से निकला मैं साहब देश का नागरिक भी हूँ। तो एक कागज फेंका, लिख इस्तीफा, जबरदस्ती लिखवाऊंगा। फिर मैं अपने डीआईजी को सर भी नहीं कहा। मैंने कहा दिस इज टू मच मिस्टर गुंगेश। मैंने कहा शाह आलम चल मुकदमा कायम कर, दुनिया साथ छोड़ दी, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुकदमा कायम कराया, गिरफ्तारी की, शिवपाल पर रेड किया, इन सब पर। 2 दिन बाद सीआईडी की टीम आ गई, मुझे हटा दिया गया। और उसके बाद मैंने शिवपाल पर कार्रवाई की। ना केवल शिवपाल, जितने लोग इनके थे और तमाम मुकदमे ये फर्जी का करवाते थे, सब पर लिए हमने। और मात्र 80 दिन में रहा। मुझे बर्खास्त करने का मुलायम सिंह ने वो भेजा अपना रिकमेंडेशन, लेकिन हम तो राष्ट्रपति का अपॉइंटी हैं। और मैं उस परिवार से लड़ता रहा। जब ये आते थे तो मुझे ऐसी ऐसी जगह भेज जो पकड़ना कर सकते थे, इन्होंने किया। अखिलेश जब मुख्यमंत्री आए तो इन्होंने 19 मई 2013 को मेरे खिलाफ 12 बंके में हत्या का मुकदमा कायम किया। किस बात का? मैंने आतंकवादी पर पकड़े। अब वो पकड़े आतंकवादी तो वो गया फैजाबाद कोर्ट में, लू लगने से 12 बंकी मर गया। इन्होंने कहा ब्रजलाल ने मरवा दिया। मैं डीजी सिविल डिफेंस डीजीपी से हट चुका था और मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम हुआ और मेरे सहयोगियों के 42 लोगों के खिलाफ। और उसके बाद मुझे जेल भेजने का प्रयास किया। मेरे एक अधिकारी चुपके से आए रात में, बोले साहब आप हट जाएं, कहीं चले जाएं, गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा अगर देश हित में गिरफ्तार करेंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। हम नौकरी के 2-2.5 साल बचे हैं, जेल में रहूँगा। उसके बाद मैंने कहा नहीं जाऊँगा। फिर इन्होंने सीबीआई को दिया, सीबीआई ने लौटा दिया, झूठा है। फिर क्राइम ब्रांच सीआईडी को दिया, लोगों को दबा दबा करके किसके खिलाफ गवाही दो। खैर योगी आदित्यनाथ जी आ गए तब जुलाई 17 में उस हत्या केस में। तो ये कहना चाहता हूँ, इस परिवार ने जो कर सकते थे मैक्सिमम उन्होंने किया। और मेरी एक पुस्तक अभी तो मेरे पास नहीं है इस समय, अमेजन पर है, इटावा फाइल्स, वो ले लीजिएगा तो आप हो कि समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र है। बसपा शासन काल में आपको डीजीपी, पदोन्नत, हाँ, डीजीपी तक आप बने। फिर बसपा से आपकी खटकी क्यों, क्या बात थी? बसपा से नहीं खटकी। फिर
ऐसा था नहीं। हाँ, आप क्या पॉलिटिकल मामला की है? बात कर रहे हो। हाँ थोड़ा आप ऐसा मैं political बताऊं, है, सही बात। पॉलिटिकल सवाल। देखिए, मायावती से मेरा संबंध था एक मुख्यमंत्री एक डीजीपी का। 4.5 साल में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, उसके बाद डीजीपी बना। और हमारे अधिकारी, और मुझे कहने में कोई आचरण है, दलित अधिकारी, वो चाहते थे मैं डीजीपी न बनूं। खैर उनके पास कोई था नहीं तो मुझे डीजीपी उन्होंने बनाया, इसके लिए उनका कोई एहसान नहीं है। लेकिन 5 साल मैंने खून पसीना ये कर दिया। जो कहा जाता है कि बीएसपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत, वो मेरा था। मेरे लिए हेलीकॉप्टर होता था, हवाई जहाज कहीं होती थी, मैंने गोली चलाई है खुद। अब आई बात, टीवी लाइव है इसका। जी हाँ, लाइव टीवी लाइव भी है। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। मेरी अंतिम मुलाकात बहन जी से हुई थी 1 जनवरी 2014। मेरे 11 महीने नौकरी बाकी, सब लोग गए, हम भी गए, बधाई दिए 9 वर्ष। उसके बाद हमने 5-6 बार टाइम मांगा। हमने सोचा कि भाई मैं इनका डीजी रहा हूँ, दलित भी हूँ, जा करके कट से मिल लूँ। मुझे टाइम नहीं दिया गया। पता चला पहले 1 लाख रुपया मिनिमम जमा होता है तब दर्शन होते हैं। मैंने ईमानदारी से नौकरी की, भैया मैं क्यों 1 लाख रुपया। मैंने कहा जब अपने डीजीपी को, जो आपका कमांडर रहा इन चीफ, उससे आप पैसे की अपेक्षा करोगे मिलने की, तो आप किस गरीब दलित को जो है मिलेंगी। और आज वही कायम है, ख़त्म हो गई। अब उसके बाद मुझे 5 लाख रुपए नौकरी ऑफर हुआ, वाइस चांसलर से भारतीय मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरठ। मैं गया नहीं। उसके बाद कुछ बीजेपी के लोग आए, बड़े लोग, और उन्होंने जानते थे मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और मेरे 2 मित्र, छोटे भाई सलम मणि त्रिपाठी, मनोराजन त्रिपाठी, दोनों मेरे घर आए। बोले भैया अब तो रिटायर होने का हफ्ता रह गया, बीजेपी में क्यों नहीं आ जाते। मैंने कहा ब्रजलाल तो जिंदगी भर पॉलिटिशियन के खिलाफ लड़ता रहा, और कह रहे हो राजनीति। बात खत्म हो गई। 30 नवंबर 14 को रिटायर हो गया। 3-4 दिन के बाद सलम बोले भैया मेरे दफ्तर आ जाओगे। मैं गया तो देखा माननीय सुनील बंसल जी बैठे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के जिले का एसएसपी रहा, वो घर आ गए। तो इस तरह मैं बीजेपी में आ गया। और बीजेपी में आकर बीजेपी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मुझे यहाँ से कपिल वस्तु से चुनाव लड़ने कहा गया, मुझे सोलम बता दिया गया था। मैं 2 बार आया भी, देखा भी, लेकिन मैं गया, मैंने पार्टी से कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोले क्यों। मैंने कहा मैं लखनऊ बस गया हूँ, 2 दिन के लिए जाता हूँ, डीजल पेट्रोल रुकने में मेरा 14-15 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है, वो अपने पेंशन से मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, पब्लिक चाहेगी शादी विवाह मरनी करनी सब में आए, मुझे लखनऊ रहना, मैं तो गुजरौली में बसने नहीं आ रहा हूँ दोबारा, तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाऊंगा, न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने मना कर दिया। फिर एक दिन मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया गया, और योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे बना दिया चेयरमैन ST/ST कमीशन और राज्य मंत्री। और अक्टूबर 2020 में रात में 9 बजे बताया गया डीजी साहब आइए, और मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया 27 अक्टूबर 2020, और मैं बन गया सांसद। और सबसे बड़ी बात, मुझे 2022 में बना दिया गया चेयरमैन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर। 31 सांसद होते हैं और मुझे चेयरमैन बनाया गया। और मुझे इस बात का फख्र है कि जो नई आपकी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आ रही है, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम आ रहा है, एविडेंस एक्ट की जगह आ रहा है साक्ष्य अधिनियम, वो मुझे उसको देखने का, उस पर लोगों के विचार सुनने का, फिर उस पर रिपोर्ट बनाने का 3 महीने मैंने बहुत मेहनत किया। और करके मैंने वो तीनों बिल जो थे, धनतेरस के दिन मैंने उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन होते माननीय धनखड़ जी को प्रस्तुत किया। 19-20 दिसंबर को 15 घंटे का डिबेट चला लोकसभा में, 21 को राज्यसभा में। और मैं शुक्रगुजार हूँ अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का, मैं मेन स्पीकर था, और अब वो सांसद कानून जी, बन गया है। ये लंबी कहानी आपकी, आपके घर के, आपके गांव के या सिद्धार्थ नगर के लोगों को हम तो सुनाएंगे ही। एक सवाल आपसे अंतिम, बिल्कुल, कि ब्रजलाल के हैसियत से बड़की गढ़ी में फिर कब नहाएंगे। बिल्कुल नहाएंगे बड़की घर, इसमें अब आएंगे तो इस बिल्कुल गांव की नहाएंगे। जनता, आपके गांव की जनता हाँ। जानना चाहती है कब नहाएंगे। बचपन में नहाए, बिल्कुल अब नहाएंगे, बिल्कुल तैरेंगे साहब। इसको मैंने किया, अभी पानी और कहूँगा भर दूंगा आपके इसी आश्वासन के साथ। थैंक यू इसी में